नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बहुत सारे साथियों को YouTube में मेरा वीडियो जो है कि सताता है। उनका मेरे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। उनको जो है कि YouTube में मेरा वीडियो आना भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है कि मुद्दे की बात करता हूँ और प्रशिक्षित बेरोजगारों की या बीएड प्रशिक्षितों की बात करता हूँ, और यहाँ पर जो है कि नियमों के तहत और वास्तविक सत्यता की बात होती है। इस बात को बहुत सारे लोगों ने सराहा भी है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो न्यायिक विभाग से भी हों या प्रशासनिक कोई भी अधिकारी हो। तो बहुत सारे लोगों ने हमारे वीडियो की तारीफ भी की है कि सर एक्चुअल में NIOS DLED को लेकर के जो भी आपने बातें कही थी, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से कोई भी बातें नहीं कही थी, लेकिन जो भी जिस तरीके से कोर्ट का रुझान होता था, सरकार का रुझान होता था, उसी तरीके की बातें हम वीडियो के माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचाते थे, जिन लोगों को मेरी ज़रूरत होती थी, मेरी हेल्प होती थी, ताकि वो अपना बीच में बचाव कर सकें। तो इसलिए मेरा उद्देश्य हमेशा यही होता है, जनहित में होता है और जानकारियाँ होती हैं, जन सेवा के लिए होता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं कि जो हमारा पेंडुलम वाला वीडियो बनता है, पेंडुलम की इधर झुकता है इधर झुकता है, तो उन्होंने कहा कि ये जो है कि अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहते। स्थिर रहने का मतलब होता है कि जब भारतीय संविधान लचीला हो सकता है तो हम लचीले क्यों नहीं हो सकते। पहली बात कि संविधान को लचीला संविधान कहा है, तो हम क्यों नहीं झुक सकते हैं, हम एक ही पॉइंट पर क्यों रहेंगे। क्योंकि आजकल पेंडुलम होता है, पेंडुलम इधर भी जाएगा उधर भी, हिंदी में लोलक कहते हैं, उत्तर प्रदेश वाले सोच देख लें, तो वो इधर भी जाएगा उधर भी। जिस पक्ष की जैसी बातें होती हैं उस बातों को हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो अब जो है कि बीएड वर्सेज BTC जो क्लेरिफिकेशन याचिका देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की लगी हुई है, उसी में मध्य प्रदेश सरकार भी बीएड को बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट गई है। सोमवार को इस केस की फाइनल हियरिंग होने वाली है माननीय जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस की कोर्ट पे। तो इस यहाँ से जो भी फैसला आएगा, चाहे वो रिट्रोस्पेक्टिव हो या प्रोस्पेक्टिव हो, कब से लागू होगा और कब से लागू किया जाएगा, यानी कि पहले से लागू होगा या बाद से लागू होगा, ये सारी चीज़ें इस केस में क्लियर हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक क्लियर नहीं किया था और इस केस का डायरी नंबर 4303 है। इस बात को भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन इसी मुद्दे में हम बात करेंगे कि आखिर ज्वाइनिंग टीचर्स को बचाने के लिए तो ये बातें चल रही हैं, लेकिन जो बीएड प्रशिक्षित हैं, जो बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं, उन लोगों का क्या होगा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले विज्ञापन आ चुका है और उन लोगों की अभी ज्वाइनिंग रुकी हुई, क्योंकि वे वेटिंग लिस्ट में, दूसरे चरण की काउंसलिंग होगी, तीसरे चरण की वेटिंग लिस्ट आने वाली है और ये भर्ती जो है कि पहले की आई हुई है। तो वहाँ पर उन लोगों का क्या होगा, क्योंकि उनके साथ के आधे साथी तो जो है कि ज्वाइनिंग हो चुके हैं, बाकी को जो है कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बीएड जो है कि प्राथमिक के लिए अयोग्य है। तो यानी कि बीएड के पास वो एजुकेशन नहीं है जिससे कक्षा 1 से 5 तक वो पढ़ा सके, तो अयोग्य करार दिया। तो अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा और संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन होगा। ये बहुत सारी बातें कही गई कि उसी भर्ती में जो है कि आधे लोग तो नौकरी में लग जाएंगे और आधे लोगों को सरकार दरकिनार कर देगी। तो उन लोगों के लिए क्या होगा, ऐसे कितने राज्यों में होगा जहां पर विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले आ चुका होगा, उसमें से आधे लोग लग चुके होंगे बीएड वाले और आधे रह चुके होंगे। उनके लिए क्या प्रावधान होगा, क्या उनके साथ इसी तरह समानता का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लॉ ऑफ इक्वलिटी का जो है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब लॉ ऑफ रूल क्या होता है कि अगर लॉ ऑफ रूल की भी बात करते हैं तो उसमें ये क्या चीज़ें होंगी और डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होगा, लॉ ऑफ इक्वलिटी का डिस्क्रिमिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे। मैंने कहा सर अब मैं तो क्या कह सकता हूँ, ये सारी चीज़ें कोर्ट के अधीन हैं और कोर्ट ही जाने इसमें, भाई हम तो किसी भी प्रकार से एक्सपर्ट नहीं हैं। लेकिन उन लोगों के लिए क्या हो रहा है ये थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ कि पूरे देश में बीएड ज्वाइनिंग के बाद जो लोग जिन्होंने आवेदन किया उन लोगों को बचाने के लिए भी
एक याचिका लग चुकी है और वो याचिका सुप्रीम कोर्ट में, उस याचिका में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है 8 अप्रैल 2024 को। ऑनरेबल जस्टिस B.R. गवई और ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता जी के कोर्ट में सीरियल नंबर है 28। तो वहाँ पर इस केस की सुनवाई होने वाली है और इस केस का डायरी नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि 3986/2024 है। ये पूरा केस भी जो मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे देश में अगर बीएड के बचाने की एक कोशिश की गई है तो वो कोशिश की गई है उत्तराखंड से। फिर जो है कि उत्तराखंड से बीएड को बचाने का एक प्रयास और किया जा रहा है। जयवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डायरी नंबर 3946/2024। देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि इस केस का मेरे मायने में भी कोई औचित्य नहीं रह जाता कि इस केस को लगाने का सुप्रीम कोर्ट में कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको भी होता हुआ नज़र नहीं आएगा और मुझे भी इस केस का कोई फ़ायदा नज़र आता या कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा है। तो लेकिन इस केस से क्या बेनिफिट हो सकता है बीएड वालों को, ये भी आपको जानना हो कि मैं इस केस को नकार नहीं रहा हूँ कि मेरी नज़रों में मैं भी सोच रहा हूँ कि यार इस केस का क्या फ़ायदा होगा और आप भी सोच रहे हैं कि इस केस को लगाने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बीएड को डिनाई ही कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो इस केस के दो पहलू हैं। सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आएगा, रेट्रोस्पेक्टिव रूप से आता है या प्रोस्पेक्टिव रूप से आता है। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मांगा है, डेटा मांगा। डेटा में क्या है कि रिक्त पदों की संख्या भी मांगी है और कितने लोग ब्रिज कोर्स हैं और कहाँ विज्ञापन आना बाकी हैं और कितने जो है कि बीएड वाले हैं और कितने डीएलएड प्रशिक्षित है। ये सारा डेटा वहाँ पर मांगा हुआ है और कहाँ पर जो है कि ये भर्ती 11 अगस्त 2023 के फैसले से प्रभावित हो रही है, कौन सा विज्ञापन प्रभावित हो रहा है। तो ये भी इस केस में ये सारी चीज़ें डेटा मांगी गई हैं। तो अब जो है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा या प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा, तो ये देखने की बहुत बड़ी बात है। देखिए, 21/10/2021 में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया हुआ है, यानी कि 2021 में विज्ञापन आया हुआ है जिसमें बीएड और जो है कि डीएलएड दोनों को ही एलिजिबिलिटी दी गई थी। अब अगर देखिए ये फैसला प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होता है तो ये 11/8/2023 से लागू। अगर ये फैसला रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होता है तो ये 25/11/2021 से लागू होगा, यानी कि 25/11/2021 से। और जो उत्तराखंड का जो विज्ञापन आया है वो आया है अक्टूबर 2010 में, जबकि जोधपुर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो नवंबर 2021 में आया, लास्ट सप्ताह में। तो ये देखने वाली बहुत बड़ी बात है, ये दिलचस्प बात है। यहाँ पर ये चीज़ समझने की बात है कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा तो भी उत्तराखंड के विज्ञापन में बीएड वालों को लाभ मिल सकता है, और प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होता है तो तब भी उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को, बीएड अभ्यर्थियों को विज्ञापन में लाभ मिल सकता है। ये मेरे हिसाब से ये मायने देखने को मिल रहे हैं। और बाकी आप लोग खुद भी समझदार हैं, ये चीज़ें आपको देखना है, क्योंकि मैं बेहतर जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहा था और इसका लाभ निश्चित रूप से मिल भी सकता है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है या तो रेट्रोस्पेक्टिव रूप से आएगा या प्रोस्पेक्टिव रूप से, दो ही पहलू हैं। ये चीज़ आप देख लीजिए और दोनों कंडीशन में उत्तराखंड को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये निश्चित रूप से। और दूसरी बात, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, एक चीज़ और क्या बताता हूँ कि उत्तराखंड में बीएड प्लस 6 मंथ ब्रिज कोर्स प्लस टीईटी फर्स्ट पास नियमित डीएलएड के बराबर मानने की मांग को, ताकि वो अपनी इस जो भर्ती आए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अपना दावा कर सकें वो अभ्यर्थी, उन अभ्यर्थियों का भी एक नया केस लगा हुआ है जिसको जिसको नैनीताल हाई कोर्ट के जस्टिस पुरोहित जी ने, ऑनरेबल जस्टिस पुरोहित जी ने एक्सेप्ट किया और इनकी डिमांड को जायज़ भी ठहराया हुआ है। इस डिमांड को जायज़ ठहराया हुआ और जो रिस्पोंडेंट हैं उनको 6 सप्ताह का समय दिया है कि आप जो है कि अपना हलफनामा दाखिल करें कि ये लोग नियमित डीएलएड के समकक्ष हैं या नहीं हैं। तो ये WPSS नंबर है 552/2023
2024, ये नैनीताल हाई कोर्ट में ये रिट पिटीशन है, इसका भी आपको डिटेल दा, क्योंकि यहाँ पर देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि जो क्लेरिफिकेशन याचिका का जजमेंट सोमवार को आना, उससे पहले ब्रिज कोर्स का भी डेटा सरकार से मांगा और सरकार से पूछा है कि क्या कोई सरकार के पास ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि जो बीएड ज्वाइनिंग टीचर हैं उनको डीएलएड के समकक्ष बनाया जा सकता है। ऐसा मैकेनिज्म सरकार की तरफ से रिप्लाई देना ही महत्वपूर्ण होगा। अगर सरकार रिप्लाई देती है तो इन कैंडिडेटों को भी इस केस में सीधा सीधा फायदा मिलेगा और ये भी जो है कि डाइट डीएलएड के सीधे इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इनको प्रायोरिटी फिर बीएड से ऊपर मिल सकती है, क्योंकि इनका बहुत ज़रूरी है इस तरीके से। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।